दोस्तों गजब स्थिति आ गई। शाह का सीक्रेट प्लान लीक होते ही ममता के साथ खड़े हुए नायडू और नीतीश, लाखों लोग लेकर दिल्ली निकली ममता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार में बड़ी जीत के बाद में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में बंगाल को जीतना चाहती है, चाहे उसकी बिसात में, उसकी धुरी में हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर क्यों ना पहुंच जाए? आखिर शाह ने बंगाल जीतने के लिए एसआईआर से इतर, चुनाव आयोग से इतर कौन सा प्लान तैयार किया? और जो खुद शाह के आईपीएस अधिकारी के जरिए ममता को समझ में आया, पता चला ये जो प्लान लीक हुआ, और ममता के साथ में अब यह कहा जा रहा है कि अंदर खाने नीतीश और नायडू भी असहज हुए केंद्र की मोदी और शाह की सरकार के इस फैसले से। बड़ी रोचक, दिलचस्प, अहम खबर है दोस्तों, चंद मिनट जरूर दें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तौर पर वोट काट कर जीतना, वोट जोड़कर जीतना, इन तमाम चीजों के बीच में बंगाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग नहीं रहा। पिछली बार कितना हिंदू मुसलमान किया, मगर इस बीच में चुनाव आयोग के जरिए जो कुछ बंगाल में किया जा रहा है, एसआईआर के आड़ में जो कुछ किया जा रहा, मगर एक और फैसला केंद्र की सरकार ने ले लिया। दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी की नई रणनीतियों, बंगाल जीतने की साजिश के खिलाफ सीधे सीधे एक चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे चेतावनी दी। और उसके माने बहुत हैं, क्योंकि ममता जो कहती हैं बड़े स्तर पर उसे करती हैं। अभी तक ममता चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ही चिट्ठी लिखकर जवाब मांग रही थी, मगर अब मोदी सरकार ने बंगाल चुनाव से पहले मोदी शाह की दो चालों को ध्वस्त करने के लिए हुंकार भरी है, चाहे इसके लिए सीधे दिल्ली पर चढ़ाई करनी पड़े, और दिल्ली के लिए अपने लोगों को तैयार कर रही है। मगर दोस्तों एक कदम मोदी शाह ने बंगाल के लिए जो उठाया है, उसे बंगाल में सीधे सीधे 35 मुस्लिम जातियों को नौकरी, शिक्षा में आरक्षण से वंचित करने का फैसला माना जा रहा है। और दरअसल ये वो फैसला है जिस पर ममता के साथ में नीतीश और नायडू भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं नायडू की, उनके राज्य की नीति, जिसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर लेकर चलते हैं, जहां हर समुदाय के लिए उनके पिटारे में, उनकी झोली में कुछ न कुछ सौगात है, खास तौर पर माइनॉरिटी के लिए, यानी कि पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। अब ऐसे में दोस्तों बंगाल में जो फैसला केंद्र की सरकार ने लिया है 35 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी से बाहर करने का, वो नीतीश के गले उतरना तो छोड़िए, नीतीश उससे असहज हो गए। क्योंकि लोग उनके राज्य में ये पूछेंगे कि साहब बंगाल इसी देश का हिस्सा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रही है केंद्र सरकार, अब उनके साथ सरकार में आप बोलती क्यों नहीं? नीतीश कुमार जो कि समानता और बिना किसी भेदभाव की राजनीति वाला चेहरा जिन्हें माना जाता है बिहार में, जो अभी अभी आज भी उन्होंने कहा कि साहब हमारे आने के बाद क्या बिहार में किसी तरह का हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ? क्या मैंने होने दिया? क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई? तो अब नीतीश के सामने भी एक चुनौती और चैलेंज और मजबूरी के साहब हमारे वोटर, या कम से कम हम जिस सेकुलर छवि का दम भरते हैं, उस पर लोग तो पूछेंगे कि बंगाल तो आपसे बिल्कुल सटा हुआ है, वहां आप सरकार में, आपकी केंद्र की सरकार जिसमें आप शामिल हैं, बैसाखी हैं, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि ममता के साथ मोदी सरकार की तरफ से असहजता वाले इस कदम पर नीतीश और नायडू भी ममता के साथ में खड़े दिखे। दरअसल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसा कदम उठाने पर मोदी शाह की सरकार के जरिए कोहराम है। खुद एनडीए के नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैसे कैसे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब बंगाल के मुसलमानों के साथ क्रूर स्थिति लाने की, उत्पन्न करने की, हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की जरूरत क्या थी बीजेपी को? क्योंकि चुनाव जीतना है। और ऐसे में अपने इस क्रूर व्यवहार से भक्तों और बहुसंख्यकों के एक 35% वाले वर्ग को एकजुट करके अपने वोट को कंसोलिडेट कर रही है बीजेपी। ये तो राज खुला। ममता ने मोदी शाह के नकेल कसी दोस्तों, सीधे सीधे मोदी और शाह को आखिरी चेतावनी देते हुए चिट्ठी लिखकर वार्न किया। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ज्ञानेश को बार बार चिट्ठी लिखने के बाद मोदी को चिट्ठी लिखी है, और सूत्र बता रहे हैं कि उनके मुताबिक ममता ने मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उसका मसौदा आपको बताता हूं। उसका मसौदा यह है कि बंगाल को छलने नहीं दूंगी, वोटरों का नाम कटने नहीं दूंगी, प्रदेश में हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए,
नहीं तो हम अगर दिल्ली पहुंचे तो संभाल नहीं पाएंगे। हिंदू मुस्लिम सभी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को छीनने नहीं दूंगी। आप जिनको डिटेंशन सेंटर में डालना चाहते हैं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। दोस्तों, इस बीच में खबर यह भी है कि ममता की चिट्ठी से घबराए मोदी ने संसद में अपने कार्यकाल में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ 45 मिनट की बैठक कर डाली। बंगाल में किसी भी हालत में जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा, और खबरें ऐसी कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि सही संवाद से एसआईआर को लेकर जनता के बीच में जो शंकाएं हैं उसको दूर करके जनता का विश्वास अर्जित कीजिए। मगर इसके आगे मोदी ने अपने सांसदों को जो निर्देश दिया वो बेहद खास है। उन्होंने कहा, हमें टीएमसी सरकार को कैसे भी उखाड़ फेंकना है। ये सब बंद कमरे की बातें हैं दोस्तों। जिस एसआईआर पर और उसको ममता मुद्दा बना रही हैं, उसी एसआईआर को कैसे भी करके जनता में विश्वसनीय बनाने का मैसेज डिलीवर करना है, या आप तय कीजिए। मोदी अपने सांसदों से कहते हैं, आप सोचिए कैसे करना है। मतलब ममता की एक चिट्ठी ने मोदी की घबराहट को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। आप आगे बढ़िए, चुनौती दें टीएमसी की सरकार को, जिससे बीजेपी का वोटर एकजुट हो। केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने बैठक के बाद आकर मीडिया में दोस्तों कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है कि क्या बैठक थी, किन चीज़ों पर रहा, क्या एजेंडा रहा, क्या कहा गया, क्या निर्देश दिया। लेकिन दोस्तों, बैठक की वो सीक्रेट बातें कभी बाहर नहीं आती। ये इस राजनीति का कानून ही है कि साहब उनको पता है कि क्या चीज़ें मीडिया में डिस्कस करनी है। बैठक में क्या हुआ, उससे इतर कुछ ऐसी चीज़ों में मीडिया को उलझा दिया जिस पर आप डिस्कस करते रहिए। उन्होंने बताया कि पीएम ने हमें आश्वस्त किया है कि इन चुनाव में हम जीत दर्ज करेंगे, सरकार को हटाएंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले दरअसल अब जिस किस्म की स्थिति है उस स्थिति से बीजेपी घबराई है। तो ऐसे में दोस्तों, इस घबराहट में जो हथकंडे हो सकते हैं बीजेपी अपना रही है। दरअसल ममता ने मोदी को सीधा मैसेज भिजवा कर कहा कि आपको असली मकसद, आप जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो, हम समझते हैं कि हमारे मतदाताओं को बाहर करना है। अपने राज्य में कोई नजरबंदी, कोई डिटेंशन सेंटर न बनाऊंगी, न उसमें किसी को भेजने दूंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और बांगवाद सांसद हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद गिरफ्तारियां होंगी। दरअसल उसी के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर होने के बाद में डिटेंशन सेंटर में लोगों को डाला जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, बड़े पैमाने पर होंगी। ममता ने हुंकार भरी थी, सीधे कहा था कि बीजेपी मतदाताओं को भ्रमित करने और छल करके बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। दरअसल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों एससी समुदाय के, मतुआ जो समुदाय है, अपने पाले में लाने की है। दशकों से बांग्लादेश से बंगाल प्रवासित मतुआ समुदाय के हजारों सदस्यों के पास उचित दस्तावेज नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे असम में नहीं है। और जिस असम का वो वोटर जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो तो बीजेपी का वोटर है या हेमंता बिस्वा शर्मा का वोटर है। दोस्तों, मैं कुछ सेकंड रुककर यहां आप सोचिए, असम में एनआरसी हो चुका है। जिस एनआरसी और सीए को जोड़ करके अमित शाह को सवाल किया गया तो अमित शाह बौखला गए थे कि नहीं साहब, हम एनआरसी अभी नहीं ला रहे। मगर चूंकि असम में एनआरसी हुआ कोर्ट के आदेश पर, उस एनआरसी में करीब 19 लाख से ज्यादा लोग एक तरीके से अवैध पाए गए या रहस्यमय तरीके से पाए गए जिनकी नागरिकता, और उनमें कौन है ज्यादातर पता है आपको? मुस्लिम नहीं है। इसीलिए उस असम में मोदी ज्ञान और शाह का ज्ञानेश एसआईआर नहीं करा रहा। मोदी शाह का ज्ञानेश क्या करवा रहा वहां पर एसआर करा रहा है, स्पेशल रिवीजन। यानी कि ये खुद अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद ये दर्शा रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, सत्ता तो परमानेंट होती नहीं है, कभी न कभी तो इनको जाना है। रिटायर तो ज्ञानेश कुमार भी होगा, और रिटायर होने के बाद अगर सरकार बदलती है और वाकई अगर वो सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से काम करती है तो इन लोगों के हिसाब से, इन लोगों से जो हिसाब होगा, खाले उतर जाएंगे मुझे लगता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जहां पर मतुआ समाज की जो मैं बात कर रहा था, 2019 लोकसभा चुनाव में सीए के तहत नागरिकता का वादा कर बीजेपी ने इस समुदाय का समर्थन हासिल किया था 19 में, जिसमें आप सोचिए 2019 में 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने छल से जीत ली थी। ममता कहती हैं मतुआ समुदाय का 294 विधानसभा सीटों में से कम
30-35 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। मगर जब बंगाल चुनाव में एसआईआर चुनाव आयोग के सारे हथकंडे बीजेपी को जीत की तरफ ले जाते हुए नहीं दिखे, तो बंगाल में बम्पर तरीके से केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम पर उतारू हुई। जहां तक बात मुस्लिम समुदाय की ओबीसी से बाहर करके चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके माहौल को तनावपूर्ण कराने की कोशिश की है, तो आपको बताएं कि इसके लिए पहले से ही बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान कर रखा है। खबरें हैं कि मोदी सरकार का राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी कि एनसीबीसी ने फरवरी 2023 में पश्चिम बंगाल का दौरा किया। गहन जांच प्रक्रिया के बाद जनवरी 2025 में इसी साल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ऐसा करने को कहा कि इन समुदाय को ओबीसी से निकाले। अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए हंसराज गंगाराम अहिर, जो मोदी शाह के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे, वो बातों बातों में कह गए कि बाहर करने की सिफारिश किए गए 35 समुदायों की सूची में एक आध को छोड़ दे तो बाकी सब मुस्लिम है। अब दोस्तों आप सोचिए खबर के पीछे की खबर क्या है। अब सोचिए कितनी बारीकी से ये लोग जमीन पर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 365 दिन देश के सारे संसाधन को लगा करके अपना सारा दिमाग खपा करके सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं। दोस्तों खुद बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया, जिसने दावा किया कि 35 मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर दशकों की तुष्टीकरण की बात कही। यानी कि अमित मालविया यह कह रहा है कि साहब ये तो मुस्लिम समुदाय है जिनका तुष्टीकरण ममता दीदी करते आ रही थी, और वो कह रहे हैं कि पिछड़ेपन पर आधारित सच्चे सामाजिक न्याय के लिए हम सुधार कर रहे हैं, ये वोट बैंक के लिए थोड़ी है। अब दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार का यह कदम इन 35 मुस्लिम समुदायों को शिक्षा और रोजगार के केंद्रीय आरक्षण से वंचित करने का है, ऐसा आरोप बीजेपी मोदी शाह पर लग रहा है। तो अब अभी तक ममता बनर्जी जो चिट्ठियां ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग को लिख रही थी, सीधे सीधे मोदी को लिखी हैं। तो आगे की स्थिति क्या होगी, इंतजार कीजिए, अपनी राय जरूर लिखें।